बड़े घर की बेटी देवकी इस घर की 7 बहुओं में सबसे बड़ी थी। शादी के बाद पहली बार सास से मुलाकात हुई तो सास के पैर धोने की रस्म अदायगी के समय उसने सास के फटे पैरों को देखकर मुंह बिचकाते हुए मन ही मन खुद से कहा, किस जन्म का पाप धो रही हो देवकी, लगता है तेरा नसीब ही खराब है। यह सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू की धार फूट पड़ी। सास से उसकी यह व्यथा ना देखी गई और उसने उसे अपनी बड़ी बेटी की तरह गले लगा लिया। देवकी खुद भी अपने घर की अकेली लड़की नहीं थी। हाँ, 4 भाई बहनों में वह भाइयों में छोटी जरूर थी, लेकिन उससे छोटी उसकी एक और बहन थी। घर में माता पिता की प्यारी दुलारी बेटी एवं भाइयों की बिगड़ैल बहन थी। शादी से पहले तक उसके सारे काम राधा ही करती थी। शादी ब्याह के इस अवसर पर उसकी सास कांति ने नए कपड़े अवश्य पहने थे, लेकिन घर के कामों की वजह से सास के कपड़ों से बदबू आ रही थी। जैसे ही देवकी ने ससुराल में कदम रखा, 6 देवरों और 2 नंदों को एक साथ देखकर उसका सर चकरा गया। वह सोच में पड़ गई कि यह घर है या पूरा गांव। सास ने एक एक कर देवकी से अपने बच्चों का परिचय करवाया। सबसे बड़ा देवर देवकी से उम्र में 2 साल बड़ा था, जबकि सबसे छोटे को अभी 3 वर्ष भी पूरे नहीं हुए होंगे। देवकी ये देखकर हैरान और परेशान थी। वह समझ गई थी कि घर की बड़ी बहू होने के नाते उसकी इस घर के प्रति जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। इतने बड़े घर के लिए चाय बनाने का मतलब था कि चाय के पीने के बाद दर्जन भर गिलास झूठे होंगे। यदि नाश्ते के लिए रोटी बनानी पड़े तो एक बार में कम से कम 4 सेर आटा तो गूंथना पड़ेगा। चूल्हे पर इतनी रोटियां बेलते बेलते उसकी क्या हालत होगी, इस बात का अनुमान लगाते ही उसके शरीर से पसीना छूटने लगा। शादी के बाद दिन का भोजन हुआ और धीरे धीरे मेहमान लोग अपने अपने घर को लौटने लगे। शाम तक खास मेहमान ही घर पर रुके थे। भिखू राम ने सोचा, घर में पहला काम हुआ है, अभी पंडित जी की विदाई नहीं हुई थी, इसलिए पंडित से सत्यनारायण की कथा करने के लिए कहा। पंडित जी ने भी शाम को कथा कर दी। रात का भोजन तैयार था। सभी मेहमानों और परिवारजनों ने भोजन किया और इसके बाद जिसको जहाँ जगह मिली वह सो गया। इतने बड़े परिवार में दूल्हा दुल्हन के शादी की पहली रात के लिए भी इस घर में जगह ना थी। कांति देवी ने भिखू राम से दिन में ही सलाह कर ली थी कि बहू और बेटे का सोने का इंतजाम गौशाला में कर देंगे। भोजन के बाद कांति ने अपनी बड़ी बेटी से कहा, अरे ओ सत्तो, क्या जाकर अपनी भाभी को गौशाला तक छोड़ा, बेचारी सुबह से थकी हुई होगी, अब इसे भी आराम करने दो। सत्तो ने माँ की बात मानते हुए भाभी को साथ लिया, उसे घर से 2 गज दूरी पर बनी गौशाला तक छोड़ने चली आई। तभी रास्ते में सत्तो को जस्सू मिल गई। जस्सू रिश्ते में सत्तो की भाभी लगती थी। जस्सू ने मजाकिया अंदाज में सत्तो से कहा, यह काम तो भाभी या सालियों का होता है, खुद अपनी बहन को गौशाला तक छोड़ दूंगी। जस्सू देवकी को गौशाला तक ले आई। इतने में जसकरण भी गौशाला पहुंच जाता है। जसकरण ने गौशाला का दरवाज़ा खटखटाया। देवकी जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए खड़ी हुई, जस्सू ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से उसके कान में कहा, इतनी जल्दी दरवाज़ा मत खोल और थोड़ा इंतज़ार करवा, देखना कैसे थोड़ी देर में ही दूल्हे मियाँ दरवाज़ा खोलने की गुजारिश करेंगे। जस्सू को घर गृहस्थी का पुराना अनुभव था। आखिर वही हुआ जो उसने कहा था। कुछ देर बाद जसकरण दरवाज़ा खोलने के लिए देवकी के हाथ जोड़ने लगा। जस्सू देवकी को समझाते हुए बोली, आज ही जसकरण को बोल दे, मैं इतने बड़े परिवार में नहीं रह सकती, तू क्या करेगी इस कबूतर खाने में रहकर। देख लेना, जसकरण की नौकरी पर जाते ही तेरी साथ तुझसे सारे घर का काम करवाएगी। जसकरण को बाहर खड़े खड़े बहुत देर हो गई तो देवकी ने दरवाज़ा खोल दिया और जस्सू भी देवकी के कान भर के अपने घर चली गई। जसकरण अंदर आ गया। दीपक की लौ में देवकी के सुंदर रूप को देखा तो उसे देखता ही रह गया और उसके समीप जाकर बैठ गया और धीरे से उसका घूंघट उठाने लगा तो देवकी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और कहा, क्या एक रात के लिए भी आपके घर में मेरे लिए जगह नहीं थी जो इन जानवरों के बीच रात बिताने के लिए भेज दिया। खबरदार, जो मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मैं कल ही अपने पियर लौट जाऊंगी। जब तुम्हारे घर की हालत ऐसी थी तो क्या ज़रूरत थी शादी करने की। देवकी के मुख से ऐसी बातें सुनकर जसकरण के चेहरे का रंग उतर गया। इस कटु सत्य ने उसका सारा उत्साह ठंडा कर दिया। इसके बाद उसने देवकी से एक शब्द भी कहना उचित नहीं समझा। जसकरण एक खाट के किनारे की ओर लेट गया और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। इसके बाद दिन भर की थकी देवकी भी खाट
के एक कोने पर अपना सर रखकर सो गई। क्या देवकी अपने ससुराल वालों के साथ निभा पाएगी, या फिर वह उसे